हम लोग पिछले दिन धातु के निष्कर्षण में जितनी प्रोसेस होते हैं वे सभी प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। अब धातु को अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो सक्रियता श्रेणी में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सबसे तीव्र अभिक्रियाशील धातु, मध्यम प्रकृति की अभिक्रियाशील धातु, उसके बाद सबसे निम्न यानी मंद अभिक्रियाशील धातु। तो एक एक करके हम लोग कैसे धातु का निष्कर्षण कराते हैं जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल में लिए कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, तो सबसे नीचे मंद अभिक्रियाशील धातुएं आती है, अर्थात जो अभिक्रियाशीलता नहीं के बराबर जिसमें होती है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है पारा धातु। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इसी प्रकार से आते हैं। निष्कर्षण से संबंधित जब भी प्रश्न आएगा तो पूछा जाएगा पारा धातु के मुख्य अयस्क का नाम, सूत्र, इस अयस्क को किस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, तथा इस धातु को किस अयस्क से निष्कर्षण कराया जाता है, और इसमें मौजूद सभी समीकरणों को लिखें। जब भी निष्कर्षण से संबंधित सवाल आएगा तो हमें जवाब देना है सावधानी से, क्योंकि ये 5 अंक के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि पारा धातु से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए टॉपिक बना देंगे पारा धातु का निष्कर्षण। अब निष्कर्षण में जिस धातु का निष्कर्षण करने जा रहे हैं उसका संकेत और परमाणु संख्या याद अवश्य रखना है, कम से कम इतना। और उसकी प्राप्ति कहाँ किस स्थिति में है तो वह भी लिखना नीचे में। प्राप्ति लिखे, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा कि उसका संकेत और परमाणु संख्या, जस्ट उसके नीचे उसकी प्राप्ति कैसे है। तो यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत कम मात्रा में मिलता है, प्राप्ति के लिए मैंने लिखा। उसके बाद प्रमुख अयस्क, हम लोग अयस्क के प्रकार में पढ़े ही थे, 4 प्रकार के अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क। तो पारा धातु जो है एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। हमने लिखे हैं कि पारा धातु का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है, और सिनेबार के साथ साथ सिलेनाइड भी होता है। तो सिलेनाइड से कम पारा प्राप्त होती है, लेकिन सिनेबार से प्रयुक्त मात्रा में पारा प्राप्त होता है। तो याद रखना है पारा धातु का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाएगा कि पारा धातु का मुख्य अयस्क कौन है, तो हमको याद रखना है सिनेबार। अब इस सिनेबार को कहा जाता है इस सिनेबार को पारा धातु के लिए प्राप्त करने के लिए सिनेबार से ही निष्कर्षण कराया जाता है। यानी इसके लिए निष्कर्षण कराने के लिए भी हमें सिनेबार का ही अयस्क का प्रयोग करना पड़ता है। फिर इसमें प्रश्न आया है कि इस अयस्क को किस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि यह सल्फाइड अयस्क है। हम लोग पढ़े थे कि सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि द्वारा, उसके बाद कार्बोनेट अयस्क को पढ़े हैं निस्तापन विधि द्वारा। तो यह स्पष्ट दिख रहा है सल्फाइड अयस्क है, इसलिए मैंने लिखा है कि चूंकि यह एक सल्फाइड अयस्क है इसीलिए इसे भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। उसके बाद प्राप्त ऑक्साइड को फिर से उसके पश्चात प्राप्त धातु के ऑक्साइड को अकेले भट्ठी में गर्म करके पारा धातु प्राप्त किया जाता है। तो हमने नीचे में लिखाया भी था धातु के अपचयन में, धातु के ऑक्साइड का अपचयन में 3 विधि बताए थे। एक ऊष्मा अपचयन या ऊष्मा अपकरण विधि, दूसरा रासायनिक अपकरण विधि, और तीसरा मैंने लिखाया था वैद्युत अपघटन अपकरण विधि। तो इसमें कहा जाता है पारा धातु से शुद्ध धातु सिनेबार अयस्क से शुद्ध पारा प्राप्त करने के लिए इसे भट्ठी में जैसे ही गर्म करते हैं तो शुद्ध पारा अलग हो जाता है। तो यह कौन सी विधि हो गई? ऊष्मा अपचयन विधि। ये जो समीकरण मैंने लिखा है यह समीकरण हमारा भर्जन का समीकरण है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि इस निष्कर्षण में जो समीकरण है मौजूद उसे भी लिखना है। तो ये समीकरण हम देख रहे हैं, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया तो ये
सिनेबार का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, फिर सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धियां के रूप में प्राप्त हुआ, फिर यही प्राप्त HgO को, प्राप्त धातु के ऑक्साइड है ना, ये धातु के ऑक्साइड को मैंने लिखा है गर्म कर दिया गया एक भट्टी में। जैसे ही इसको गर्म किया गया तो इससे पारा अलग हो गया और ऑक्साइड के कण अलग हो गए, यही शुद्ध पारा धातु के रूप में प्राप्त हो गया। इसी संपूर्ण प्रोसेस को हम लोग पारा धातु का निष्कर्षण कहेंगे। इसे क्रमवार रूप से लिखना है, इस तरह से 5 अंक बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर धातु के मुख्य अयस्क का नाम, सूत्र तथा इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, और कॉपर धातु को उसके अयस्क के निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण भी लिखे। तो सवाल है, यह पढ़ते ही पता चलता है कि यह निष्कर्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का विश्लेषण पूछ रहा है। तो किससे का निष्कर्षण, तो कॉपर धातु का निष्कर्षण। तो हमने टॉपिक बना दिया कॉपर धातु का निष्कर्षण, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं निष्कर्षण में ही प्रयुक्त होती है। तो जब भी निष्कर्षण से संबंधित सवाल आएंगे तो उस धातु का परिचय सबसे पहले देंगे कि तांबा धातु का संकेत Cu है और इसका परमाणु क्रमांक 29 है। अब प्राप्ति के बारे में बताएंगे कि ये प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। साथ ही साथ ये अयस्क सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट तीनों रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में भी, ऑक्साइड के रूप में भी और कार्बोनेट। लेकिन प्रमुखता सबसे ज्यादा जो है कॉपर की प्राप्ति सल्फाइड अयस्क में मौजूद होता है। हमने यहाँ लिखा भी है, इसीलिए तांबा धातु का प्रमुख अयस्क के ऊपर ग्लास है, कॉपर ग्लास है। कॉपर ग्लास एक सल्फाइड अयस्क है एवं कॉपर पाइराइट्स को भी माना गया है। तो कॉपर पाइराइट्स की भी तुलना में कॉपर ग्लास सबसे ज्यादा अहम है, इससे भी अधिक कॉपर धातु कॉपर ग्लास से ही प्राप्त की जाती है। तो प्रमुख अयस्क याद रखना है कि तांबा धातु का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लास होता है। तांबा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर ग्लास से कराया जाता है। हमने बताया कि निष्कर्षण उसी से कराया जाता है जिसमें धातु के अंश ज्यादा मात्रा में हो। ज्यादा मात्रा में कॉपर ग्लास में है, इसीलिए कॉपर धातु का निष्कर्षण कॉपर ग्लास से कराया जाता है। अब हम इसको फॉर्मूला से देखते ही पहचान लिए कि एक सल्फाइड अयस्क है। हम लोग पढ़े थे कि सल्फाइड अयस्क होने के कारण भर्जन विधि, ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क होने के कारण निस्तापन विधि। तो प्रश्न से पता चल गया यह एक सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसे भर्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन विधि को हम लोग पढ़े ही हैं, इसका यही भर्जने विधि का हमने यह रिएक्शन लिखाया है। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया है, यही विधि भर्जन कहलाता है, जिसके उपरांत कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसे भर्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। इसका समीकरण हमने यहाँ लिख दिया बाद में। फिर आगे लिखा है कि जब धातु को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है तो उसके पश्चात कॉपर ग्लास को भट्ठी में गर्म करके कॉपर ऑक्साइड में बदला जाता है। उसके पश्चात जो कहा जाता है, ये जो दिख रहे हो ना कॉपर ऑक्साइड है ना, इसको भट्ठी में पुनः गर्म किया जाता है। गर्म करके कॉपर ग्लास में ये Cu2O में बदला जाता है। फिर से Cu2O को कॉपर ग्लास से दोबारा अभिक्रिया कराया जाता है, इससे कॉपर शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। इस प्रकार से शुद्ध कॉपर प्रयुक्त कर लेते हैं हम लोग अपने कामों में। तो ये कॉपर धातु के निष्कर्षण के संपूर्ण प्रोसेस हो गए। किसी को दिक्कत इसे समझने में?